वेलकम एवरीवन। ओके, सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पे। टारगेट एएमयू चैनल का नाम है, ठीक है। आज का चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले मैं आपसे चाहूँगी कि आप एक दो तीन छोटी छोटी चीज़ें सीख लें जिससे आपको चैप्टर के बीच में परेशानी ना हो। देखिए, दो तरीके के फोर्सेस होते हैं। एक होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्सेस और दूसरे होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। यही छोटे छोटे टर्म्स हैं जिन्हें अगर आप सीख लेते हैं चैप्टर के शुरू में तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा आगे बढ़ते हुए, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, उस पर एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। अभी मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले ये दो टर्म्स समझिए आप। अगर फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है, टूवर्ड्स है सेंटर के, यानी सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो हम इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स। और अगर फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है तो इसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ज़रा इस चीज़ को मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा सर्कल है और ये इसका सेंटर है ना। अब अगर फोर्स ऐसे लगेगा, यानी सेंटर की तरफ, इस तरीके से सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स कहेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। याद रखिएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। और कोई भी बॉडी अगर ऐसे मूव कर रही है तो हम कहेंगे कि ये बॉडी, अगर किसी दूसरी बॉडी, किसी चीज़ के अराउंड कोई बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है तो हम कहेंगे ये बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स के अंडर में मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर की तरफ जाना चाह रही है ना। इसलिए मतलब सेंटर चाह रही है कि सेंटर तक पहुंच जाए, पर ये जाएगी नहीं, वो अलग बात है। तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के केस में क्या होता है कि फोर्स लगती है लेकिन अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर जाती हुई फोर्स लगती है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। नाम आपको याद रखने हैं, बिल्कुल एकदम गीता और सुनीता जैसे नाम है, लेकिन आपको याद रखने हैं, भूलने नहीं है और कंफ्यूज भी नहीं होना है, ठीक। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है टेंजेंट के बारे में। मैथमेटिक्स में शायद आपने ये पढ़ा हो, साइन कॉस टेन वगैरह आपने पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो टेंजेंट का हम यूज़ करते हैं वो करते हैं, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप टेंजेंट समझ लीजिए, बाकी ज्योमेट्री में जब जा करके समझेंगे तब समझिएगा। टेंजेंट वो लाइन होती है जो किसी भी सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच करके जाए, वो कहलाती है टेंजेंट टू अ सर्कल। सो अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड अ टेंजेंट टू द सर्कल। जैसे कि यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, तो द येलो लाइन इज टेंजेंट टू द वाइट सर्कल। मैंने किसी को कोई नाम नहीं दिया, मैंने सिर्फ आपको कलर से बता दिया दैट द येलो लाइन इज टेंजेंट टू द वाइट सर्कल। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी क्लियर। तो चलिए आगे का काम करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आपका जो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो टेंजेंट आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द फोर्स जो कि लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे व्हेन इट इज़ मूविंग अराउंड द अर्थ। ओके, सो आप ये जानते हो कि मून है, इसको मैं मान लेती हूँ कि ये अर्थ है। 2 मिनट के लिए हम इसे अर्थ सपोज कर लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं ये अर्थ है और ये मून है। आप जानते हो कि मून हमेशा से इसके अराउंड मूव करता आया है, इस तरीके से एक सर्कुलर या एलिप्टिकल जैसा भी ऑर्बिट है उसमें वो मूव कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से वो मूव कर रहा है। ये फैक्ट आप सभी लोग जानते हैं, है ना, कि चांद अर्थ के चक्कर काटता है। अब क्या ये सवाल आपके दिमाग में नहीं उठता कि भाई ये चक्कर क्यों काट रहा है, ये छोड़ के क्यों नहीं चला जाता, क्यों लगा पड़ा है चक्कर काटने में? इसी का रीज़न, इसी की वजह ढूंढने की हम कोशिश करते हैं जब हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये जानते हो, एक थोड़ी सी लाइन है, सुन लो ज़रा। एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड्स रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड्स। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो वो एक हाइट तक पहुंचता है और उस मैक्सिमम अटेनेबल हाइट तक जाने के बाद वो वापस आ जाता है। क्या ऐसा नहीं होता?
अगर आपको शक है इस बात पे तो हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है उसको ऊपर फेंक दीजिए, जब वो थोड़ी देर बाद नीचे गिरेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा होता है। ठीक है, इसमें कोई किसी को शक नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर ऊपर जाने वाली चीज़ नीचे आती है। यहाँ तक कि अगर हम भी छत से गिरेंगे तो हम नीचे ही आकर के गिरेंगे, हम आसमान में नहीं जाएंगे। ये एक फैक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जब न्यूटन एक बार एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, बैठे हुए थे या जो भी कर रहे थे, तो उन पर एक एप्पल, ए फॉर एप्पल गिरता है, और उस ए फॉर एप्पल के गिरने से उन्हें इस बात पर सोचने पर वो मजबूर हो जाते हैं कि ए फॉर एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, क्यों जी ऊपर जाना चाहिए था, दोनों रास्ते थे, दोनों ऑप्शंस थे, इसको नीचे ही क्यों आना था। तो इस बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि एप्पल नीचे क्यों आया। अगर ये अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर सकती है, एक उन्होंने रीज़न ये भी दिया कि ये अर्थ जो है ना ये सबको अट्रैक्ट कर रही है, तो फिर उनके दिमाग में एक और चीज़ आई कि अगर भैया ये बताओ, अगर ये अर्थ इस एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है तो ये मून को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर लेती अपनी तरफ, मून क्यों नहीं इसके पास आ रहा, मून इसके चक्कर तो लगा रहा है लेकिन इसके पास नहीं आ रहा है, एप्पल इसके पास आ जा रहा है ना, इसके सरफेस पे आ रहा है। तो ये सारे सवाल न्यूटन के दिमाग में आए। तो अब हम एकदम से तो इनका जवाब देंगे नहीं, अभी हमने ग्रेविटेशन पढ़ना शुरू किया है, अभी कोई फॉर्मूला भी नहीं आया है ना। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें मैंने बताई, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। अब एक चीज़ आप और समझिए, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में है, काय में है, मोशन में है, ठीक है, इसका हमें दो चीज़ें चेंज करनी हो, पहली स्पीड और दूसरा डायरेक्शन। ठीक है, इसकी हमें दो चीज़ें चेंज करनी हो, पहली स्पीड और दूसरा डायरेक्शन, तो एक चीज़ इस पे लगानी पड़ेगी और वो है फोर्स। फोर्स इस पे लगा दीजिए, इसकी स्पीड भी बदल जाएगी और इसका डायरेक्शन भी बदल जाएगा। ठीक, आगे बात समझ। यानी कि अगर मैं इसको एक स्टेटमेंट की शक्ल दूं, सो अ फोर्स इज नीडेड टू चेंज द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, लिख लेना कहीं पर भी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इतना सफिशिएंट था आपके लिए। अब ग्रेविटेशन क्या होता है? तो ग्रेविटेशन अर्थ नहीं, अभी अर्थ के आप पर्सपेक्टिव से बाहर आ जाओ। ग्रेविटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्षमता है जिसकी मदद से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। ठीक, जैसे द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हमने बात करी कि मून जो है वो क्यों मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, इट्स बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये फोर्स कहाँ से आ रही है? ये आ रही है अर्थ के अट्रैक्शन से। मून को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। ये क्या चीज़ है? ये अट्रैक्शन है। ठीक है, और इस अट्रैक्शन से पैदा हो रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसकी वजह से ये मून जो है ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। कंफ्यूजिंग है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, समझेंगे। अभी आगे चलते हैं। हमने ये देखा, एक और स्टेटमेंट ज़रा कंसीडर कीजिए थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आप सभी जानते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? नहीं जानते तो एक ज़रा क्विक रिविजन सा कर लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई, सेकंड लॉ क्या कहता है भाई, और थर्ड लॉ क्या कहता है? इसको आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपको ये तीनों लॉज आने चाहिए। ठीक है, हम बात कर रहे थे थर्ड लॉ की, कि थर्ड लॉ क्या कहता है। तो थर्ड लॉ की हम बात करें, थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन, इस दुनिया में होने वाले सभी एक्शंस का हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, उसका बराबर का और दिशा में विपरीत रिएक्शन आता है। ये कुछ ऐसा है थर्ड लॉ, जैसे किसी को मैंने चांटा मारा तो उसने मुझे चांटा मारा, लेकिन उसका मतलब मैंने इस डायरेक्शन से मारा था, उसका उस डायरेक्शन से आया, ऐसे समझ सकते हैं उसको। तो कभी भी जैसे अगर इस बॉक्स पे इस डायरेक्शन से फोर्स लगेगा
तो ये बॉक्स भी अंदर ही अंदर इस फोर्स पे जब तक फोर्स लगाता रहेगा जब तक कि आपका फोर्स इस बॉक्स के इंटरनल फोर्स को ओवरकम ना कर दे। और जब आपके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स इस इंटरनल फोर्स को ओवरकम कर देगा तो उसका रिजल्ट ये होगा कि ये जो बॉक्स है ये खिसक जाएगा, आगे चला जाएगा, क्योंकि अब उसकी जो क्षमता है खुद को रेजिस्ट करने की, खुद को रोके रखने की, वो ख़त्म हो गई है। यहाँ तक की बात क्लियर? ठीक है। सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार हर ऑब्जेक्ट, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो अब इसका ग्रेविटेशन में ये काम है कि अगर एप्पल अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगला स्टेटमेंट आप खुद लिखो, अर्थ एप्पल की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही? समझे आप? हमारा थर्ड लॉ ये कहता है कि कोई भी एक्शन होता है तो कोई भी एक्शन क्या हुआ कि भाई एप्पल जो है वो अट्रैक्ट होकर के अर्थ पर आ गया, ये हुआ हमारा एक्शन। ये क्या है? एक्शन है। अब नीचे जो हो रहा है वो उसका रिएक्शन है, जो कि नहीं होता है, जो कि एब्सर्ड बात है। ऐसा कभी आपने नहीं देखा कि कोई अर्थ खिंच करके एप्पल की तरफ जाए। कोई अर्थ से मेरा मतलब है कि कभी भी अर्थ जो है वो खिंच कर एप्पल की तरफ नहीं जाती है, बल्कि एप्पल ही जो है वो खिंच करके अर्थ की तरफ आता है। तो यानी कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ काम क्यों नहीं कर रहा? एप्पल अगर अर्थ की तरफ खिंच सकता है तो अर्थ क्यों नहीं एप्पल की तरफ खिंच रही है? इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि ये आलू रखा है, ये आलू नहीं है, ये अर्थ है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यहाँ क्या इस्तेमाल है? तो यहाँ पर ये इस्तेमाल है कि हर गिवन फोर्स के लिए एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल एंड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हर गिवन फोर्स के लिए एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू दी मास, यानी इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। स्मॉल ए बनाते हैं एक्सेलरेशन के लिए, है ना। सो एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास फॉर एवरी फोर्स, हर फोर्स के लिए। तो इससे ये निकल करके आता है दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वो एक फॉर्मूला हमारा निकल करके आता है। दैट इज़ अनदर केस। बट मैं यहाँ जो आपसे कहना चाह रही हूँ, सेकेंड लॉ का यूज़ ये है कि सेकेंड लॉ ये कहता है कि हर फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन के, है ना। तो अर्थ का जो मास है वो कितना है? बहुत है। हम इसको लिख लेते हैं, बहुत है, एज़ कम्पेयर टू एप्पल बहुत ज़्यादा है, इनटू एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन भी हो रहा होगा अर्थ की तरफ से। तो अर्थ फोर्स लगा रहा है एप्पल पर, ठीक है। इससे लगने वाला इसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, इसको कैपिटल एम से बना लो। और अब हम बात करते हैं बेचारे छोटू से एप्पल की। तो अर्थ के कंपैरिजन में इस छोटू से एप्पल का जो फोर्स होगा वो छोटा होगा, है ना। और इसकी तरफ से लगने वाला एक्सेलरेशन भी कम होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ये चीज़ समझे आप? नहीं समझे? इसको मैं समझा देती हूँ एक बार। देखो, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। इसका अर्थ ये है कि मास बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। मास कम होगा, एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, है ना। अगर कोई चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो उसका सीधा हिसाब ये है कि पहली क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। यानी अगर मास, जैसे अर्थ का मास है तो बहुत ज़्यादा है, तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, और उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से वो कम होगा। और जो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है तो उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। किसी फोर्स से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन। एक मैं इसको लास्ट में कंक्लूड कर देती हूँ कि मान लीजिए मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, ठीक है। ये एक छोटू सा बॉक्स था, मैंने इस पर एक फोर्स लगाया, ठीक। इसका मास था स्मॉल m और इसका एक्सेलरेशन भी था, तो इस पर मैंने फोर्स लगाया। अब यहाँ मेरा फोर्स कितना काम करेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है ना। समझे आप? यहाँ मैंने लगाया कोई फोर्स, x न्यूटन्स का फोर्स लगाया, ठीक है। x न्यूटन्स का फोर्स लगाया, और वही x न्यूटन का फोर्स मैंने एक बड़े बॉक्स पर लगाया जिसका मास काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ प्रोड्यूस होने वाला, छोटे बॉक्स में प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के।
ठीक है, यानी मास क्योंकि कम है तो एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और ये बॉडी जल्दी एक्सेलरेट होकर आगे चली जाएगी। लेकिन दूसरे केस में मास क्योंकि ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा और इसमें और फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी इस बॉक्स को मूव करने के लिए। यहाँ तक की बात क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ एक दो फॉर्मूलेज हैं जो आपको पता होने चाहिए इससे रिलेटेड। एक तो आपका सेकंड लॉ का फॉर्मूला है, बस वो आप याद रख लो। पहले टॉपिक ग्रेविटेशन से रिलेटेड, यहाँ मैं देखो टॉपिक का नाम लिख रही हूँ। पहला टॉपिक है इस चैप्टर का नाम तो अलग है ग्रेविटेशन, ये पहले टॉपिक का नाम है। इससे रिलेटेड बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि है जस्ट गिव मी 1 मिनट। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको याद रखना है, एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको बस अपने दिमाग में बैठा के रखना है। अभी इतना समझ गए, सफिशिएंट है, काम चल जाएगा।